माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मुदिता आपका स्वागत करती हूँ मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। आज हम वर्कशीट नंबर 79 करने वाले हैं और ये वर्कशीट आपको 2 फरवरी 2021 के लिए दी गई है। देखिए, आज जो हमारा रिवीजन सेशन रहने वाला है, ये भूगोल में आपका चैप्टर है प्राकृतिक वनस्पति तथा अन्य प्राणी। तो ये आपका जो पार्ट है, इसका हम प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तो यहाँ पे वैसे ही 1 से 5 प्रश्न जो हैं वो आपके अति लघु प्रश्न हैं, ठीक है, 1 वर्ड वाले या फिर 30 वर्ड्स के। इसके बाद हम जैसे देखते आ रहे हैं, आपको पैसेज दिया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में। पैसेज को पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर करने हैं और इसके बाद आपको 7, 8, 9, 10 ये आपको थोड़े दीर्घ प्रश्न उत्तर के रूप में दिए जा रहे हैं जो आपको हल करने हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए फटाफट से हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। और कोविड के संदर्भ में मैसेज है कि आपको हैंड वॉश करते रहना है। और आप लोग के 5 फरवरी से 5 ऐप से आप लोग के स्कूल भी खुल रहे हैं। इसके लिए मैंने आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो, नोटिस वीडियो बना दिया था जैसे ही न्यूज़ आई थी। तो आप लोगों का स्कूल खुलने वाला है, उसका आपको इन्फॉर्मेशन स्कूल से मिल चुका होगा। कुछ बच्चों को और कुछ लोगों को जल्दी ही मिल जाएगा। बिफोर वी गो टू सॉल्यूशन, आज के जो टॉप कमेंटर में सेलेक्ट हुई हैं वो यहाँ पे हैं सोनी, जिन्होंने मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसका अच्छे से रिप्लाई किया है। देखिए, इन्होंने लिखा है आसपास के क्षेत्रों में वायु दाब की दशाएं। मैंने 2 चीज़ें पूछी थी जो जलवायु को प्रभावित करते हैं, तो लिखा है। तो जो आंसर को जितने अच्छे से लिखता है उतना ही ज़्यादा इम्प्रेसिव होता है। और दूसरी ये नाज खान है, इनका आंसर टॉप कमेंटर में सेलेक्ट हुआ है, अजहर और इनका, ठीक है, 4 लोगों का। तो बहुत सारे बच्चों ने आंसर किए हैं बट सबके नहीं दिखा सकते, तो आप लोग भी अच्छे से आंसर करिए। आज का जो पहला प्रश्न है, इसमें बोला है देशज और विदेशी वनस्पति में क्या अंतर है। देखिए, सबसे पहले वनस्पति क्या होती हैं, जो अलग इंग्लिश में आप लोग बोलते हैं ना फ्लोरा एंड फ्यूना, जो अलग अलग आपकी पेड़ पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं वो हमारी वनस्पति होती हैं। तो देशज और विदेशज में क्या आंसर है, जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है। देशज जो अपने देश में हो और विदेशी जो विदेशी मतलब कि दूसरे देश की है पर हमारे देश में आ गई है तो वो विदेशी हो गई। भारतीय मूल की वनस्पति को देशज वनस्पति कहा जाता है, जबकि विदेशी मूल की वनस्पति को विदेशी कहा जाता है। अब देखिए, जैसे फूल गोभी हो गया, अब ब्रोकली कहते हैं, तो ब्रोकली क्या है, विदेशी, वो हमारे यहाँ नहीं उगाई जाती थी, तो जो विदेशी होती है वो उसे हम विदेशी कह देते हैं। बहुत ही सरल है। सुंदरी वृक्ष का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है, तो मैग्रोव से इसका तात्पर्य है, किसका, सुंदरी वृक्ष का। आगे देख लेते हैं, मरुस्थलीय वनस्पति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो मरुस्थलीय वनस्पति में मुख्य तौर पर कटीली पेड़ और झाड़ियां पाई जाती हैं जिनकी जड़ें लंबी तथा पत्ते छोटे होते हैं। तो मरुस्थलीय जो वनस्पति होती है ये उनकी मुख्य विशेषताएं हैं। नंदी देवी जीव मंडल नीचे कौन से राज्य में है, तो नंदी देवी कहाँ है, तो देखिए नंदा देवी जो है उत्तराखंड में है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं ना उन लोगों से भी पूछा जाता है। जैसे आपके टीचर्स, मैंने एक वीडियो डाला था CTET, तो बच्चे बोल रहे थे मैम ये क्या है, ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। जो आपके टीचर बनते हैं, टीचर बनने के लिए आपको ये क्वालिफाई करना पड़ता है। पहले आपको कोर्स करने के बाद ये क्वालिफाई करना पड़ता है कि आप पढ़ाने के योग्य हैं कि नहीं, उसके बाद ही आपके टीचर आपके स्कूल में पढ़ा पाते हैं। भारत के किस राज्य में वनों का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, तो वनों का क्षेत्रफल सर्वाधिक कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, यानी कि MP में। और MP में काफ़ी हमारे जो प्राचीन स्थल है ना वो भी MP में पाए जाते हैं, जैसे कि भीमबेटका आदि। आप में से कितने लोग सांची स्तूप गए हैं, क्या आप लोग कभी सांची स्तूप देखने गए हैं या भीमबेटका देखने गए हैं? जो गए हैं वो कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं आपको विशेष बात बताऊँगी। उसके बाद छठे प्रश्न में आपको अनुच्छेद दिया गया था। अनुच्छेद के आधार पर आपसे पूछा है भारत में जीवों की लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, तो भारत में जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियां मिलती हैं अकॉर्डिंग टू योर पैसेज। भारत में विश्व में पाए जाने वाले पक्षियों की लगभग कितनी प्रतिशत प्रजातियां पाई जाती हैं, तो लगभग 13%। यानी पूरा जो विश्व है, देखिए ये पूरा विश्व है, तो इसमें से 13% केवल भारत में पाई जाती हैं प्रजातियां। तो यानी बहुत ज़्यादा वेरिएशन, बहुत ज़्यादा विविधता पाई जाती है भारत में। इसके बाद बोला है भारत जीव प्रजातियों के मामले में बहुत समृद्ध है।
आप लोग सब जानते हैं। इस कथन के पक्ष में तर्क दीजिए। तो भारत में जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियां, पक्षियों की 2,000 से अधिक प्रजातियां, मछलियों की 2500 से अधिक प्रजातियां मिलती हैं। इसके आधार पर कहा जा सकता है कि भारत जीवों की प्रजातियों में समृद्ध है। और हम बोलते भी हैं ना, भारत विविधता वाला देश है। विविधता का अर्थ क्या है कि यहाँ बहुत ज़्यादा वेरिएशन पाई जाती है, प्राणियों में भी, जीवों में भी। ठीक है। अगले में बोला है भारत में मछलियों की बहुत प्रजातियां मिलती हैं, इसके क्या लाभ हैं। तो देखिए इसके क्या लाभ हो सकते हैं। जैव विविधता में बढ़ोतरी। सबसे पहले अगर आप साइंस में पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं ना हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो हेरिडिटी में बहुत ज़्यादा अच्छा फायदा होता है कि जितनी ज़्यादा वेरिएशन पाई जाती है। तटीय इलाकों में भोजन के लिए महत्वपूर्ण भाग है, जैसे कि जो तट से लगे होते हैं समुद्र से, तो वहाँ पे भोजन, मछली पालन, ठीक है, मछली पालन में अच्छा काम करता है। विभिन्न प्रकार की मछलियों का उपयोग चिकित्सा में भी सहायता होता है। जैसे आपको पता है ना, जो मछलियाँ की हड्डी होती है, बोन से, फिश बोन, ठीक है, फिश बोन के पाउडर से बहुत सारी मेडिसिन बनाई जाती है जो आपकी एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल होती हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं। 7 में बोला है सदाबहार वन तथा पर्णपाती वनों में कोई 3 अंतर लिखिए। सदाबहार वन कौन से होते हैं? सदाबहार। हमेशा इसको याद रखिए, जो सदा हरे भरे रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? सदाबहार। ऑलवेज ग्रीन, इसकी पत्ती नहीं गिरती, हमेशा हरे भरे खिले हुए रहते हैं। तो सदाबहार वन सदा हरे भरे रहते हैं, जबकि पर्णपाती वन शुष्क मौसम में एक साथ पत्तियां गिराते हैं। जैसे ही ड्राई वेदर होता है तो वो एक साथ सारी अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। सदाबहार वन के पेड़ों की लंबाई 60 मीटर से अधिक होती है, जबकि पर्णपाती वन के पेड़ों की ऊंचाई 45 मीटर होती है। सदाबहार वन उन इलाकों में पाए जाते हैं जहां औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, जबकि पर्णपाती वनों के इलाकों में औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर से कम होती है। तो ये आपके मुख्य जो हैं वो अंतर आप कह सकते हैं। ठीक है। और आप इनको अगर टेबल फॉर्म में बना के लिखेंगे तो और अच्छा है। आप यहाँ पे लिख दीजिए सदाबहार वन, ठीक है, और इस तरफ लिख लीजिए पर्णपाती, और उन डिफरेंसेस को इस तरीके से टेबल बनाकर लिखिए तो और अच्छा प्रेजेंटेशन माना जाता है। भारत में पादपों और जीवों का वितरण किन तत्वों द्वारा निर्धारित होता है? तो कौन कौन से तत्व होते हैं? तो वो तत्व होते हैं हमारा तापमान, वर्षा, मिट्टी, स्थलाकृति और ऊंचाई। तो पादपों में तापमान, देखिए तापमान के आधार पर, तापमान जितना अधिक होगा तो उस तरह की हमारी जो वनस्पति पाई जाती है। जैसे कि अगर आप राजस्थान वगैरह में देखेंगे तो कैसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, कटीले पाए जाते हैं, जिससे वाटर लॉस कम हो, इवेपोरेशन कम हो। अगर आप बहुत ज़्यादा वर्षा वाले स्थान पे चले जाएंगे, चेरापूंजी, मानसीराम, तो वहाँ अलग वनस्पति आपको मिलेगी। मिट्टी, तो मिट्टी भी हमें आपको पता है भारत में काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है, जिसके कारण अलग अलग वनस्पति उगती है। स्थलाकृति कैसी है? यानी कि पहाड़ है, पठार है, ठीक है, और मरुस्थल है, पूरा सपाट है। उसके आधार पर ऊंचाई कितनी है, इन सब आधार पर हमारी जो वनस्पति है और जीव है वो निर्धारित करते हैं। स्वयं सोचकर वनों के कोई 5 अप्रत्यक्ष लाभों के बारे में बताइए। ऐसे लाभ, देखिए जंगलों से हमें डायरेक्ट बेनिफिट तो होते हैं, वनों से इनडायरेक्ट बेनिफिट क्या होते हैं वो आपको बताने हैं। मृदा अपरदन पर रोक, जो पेड़ लगाते हो ना तो उससे कटाव नहीं होता, पेड़ों की जड़ों से मृदा को पकड़े रहती है तथा मृदा अपरदन को नियंत्रण करती है। देखिए जो पेड़ होता है जितना पुराना होता जाता है ना, उसकी रूट्स उतना ज़्यादा फैलती जाती हैं। अगर आप कोई पीपल का या पेड़ या फिर कोई सहतूत का पेड़ भी 5 साल 10 साल पुराना है, तो अगर आप उसकी रूट्स देखेंगे ना जब खुदाई होगी तो 2-3 प्लॉट, 2-3 आपके घर के अगल बगल भी जो घर होंगे वहाँ तक उसकी रूट्स जाती हैं। तो इन सारी रूट्स को ये बांध के रखता है, यहाँ पूरे सब जगह पानी को कनेक्ट करके रखता है, मिट्टी को, और ये सब जगह न्यूट्रिशन को फैलाता है। तो इससे क्या होता है कि देखिए एक पेड़ इतनी सारी सॉइल को अगर पकड़ के रख रहा है तो यहाँ लगातार बहुत सारे पेड़ होंगे, तो सोचिए मिट्टी का कटाव तो होने ही नहीं देगा, ये पूरी मिट्टी को बांध के पकड़ के जकड़ के रखेगा। बाढ़ की रोकथाम, बाढ़ नहीं आएगी। पेड़ों की जड़ें न केवल पानी को रोकती हैं बल्कि मिट्टी को पकड़े भी बनाए रखती हैं, जिससे बाढ़ को रोकने में सहायता मिलती है, ना बाढ़ आएगी। मरुस्थल के प्रसार पर रोक,
जहाँ पे जैसे रेत होता है, मिट्टी नहीं होती तो क्या होता है, रेत उड़ के जाती है और रेत, और इस तरीके से रेत के टीले बन जाते हैं। लेकिन अगर वहीं पेड़ रहेगा तो यहाँ पे मरुस्थल नहीं बनेंगे और आपका जमीन अच्छी रहेगी। जलवायु पर प्रभाव, वन प्रदूषण नियंत्रण होगा, साथ ही ध्वनि प्रदूषण। आपको पता है ध्वनि जो होती है ना उसको पेड़ सोख लेते हैं, इसलिए ध्वनि पर नियंत्रण, ध्वनि प्रदूषण जो आजकल बहुत बड़ी समस्या है, तभी तो आपने देखा है रोड साइड पेड़ लगाए जाते हैं, जिससे हमारा जो ट्रैफिक है, जो आप दिन भर गाड़ियां पे लेके जाते हैं, उसके शोर को कम किया जा सके। तो ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ठीक है, इन सब पे भी हम नियंत्रण पा सकते हैं। मिट्टी की उर्वरता में बढ़ोतरी, और मिट्टी ज़्यादा से ज़्यादा हमारी उपजाऊ होगी। वनों की पत्ते इत्यादि से मिट्टी के जीवांश में वृद्धि होती है और मिट्टी हमारी क्या होती है, उपजाऊ होती है, क्योंकि उससे बहुत सारे सूक्ष्म जीव जो हैं वो जो पेड़ पौधे की पत्तियां गिरती हैं उसको क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, जिसके कारण मिट्टी हमारी उपजाऊ हो जाती है। तो इस प्रकार जो है पेड़ों के हमारे और वनों के बहुत सारे लाभ हैं। भारत में पर्वतीय वनस्पति की विशेषताएं व क्षेत्र लिखिए। पर्वतीय वनस्पति, पर्वतीय जो पर्वतों में पाई जाती है। तो हिमालय पर्वत की ऊंचाई पर आने जाने पर अलग अलग जलवायु वाले वन मिलते हैं, जो इस प्रकार हैं। 1500 मीटर की ऊंचाई तक तो सदाबहार और पतझड़ वाले वन जो मिश्रित रूप में पाए जाते हैं। 1500 से 2500 मीटर ऊंचाई पर जाएंगे तो शीतोष्ण या चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं। देखिए जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा या घटेगा वैसे वैसे जो पेड़ हैं उनके शेप भी बदलते जाएंगे। अगर आप लैंड पे देखेंगे, जमीन पे, तो इस तरह के पेड़ पाए जाते हैं। अगर आप ऐसी जगह पे देखेंगे जहाँ टेम्परेचर कम होता है तो वहाँ पे इस तरीके की पत्तियां होती हैं जिन पे जैसे कि बर्फ गिरे तो वो टिके ना, तो इस तरीके से पेड़ पाए जाते हैं। वैसे ही हम और आगे जाएंगे तो कटीले पेड़ पाए जाएंगे जिनके नोकदार एकदम पत्तियां होंगी। शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं। इनके अंतर्गत मुख्य रूप से देवदार, ओक, बर्च, ये सारे वृक्ष पाए जाते हैं। अगर हम 2500 से 4500 मीटर की ऊंचाई पे जाएंगे तो कोड़धारी वन मिलते हैं, जहाँ चीड़, सुप्रूस, सोनोबर इस तरह के पाए जाते हैं। अगर 45 से 4800 मीटर की ऊंचाई पे जाएंगे तो टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है, जिसमें घास और लाइकेन आदि है। और इससे अधिक ऊंचाई पे जाएंगे तो हमें वनस्पतियां नहीं मिलेंगी, क्योंकि उत्तर संपूर्ण क्षेत्र बर्फीला है और इतनी ज़्यादा ठंड, इतनी ज़्यादा बर्फ होती है कि वहाँ पे पेड़ नहीं उग पाते या वनस्पति नहीं पाई जाती। तो इस प्रकार से हम कैटेगराइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर हाइट्स। ठीक है, सो यहाँ पे कंप्लीट होती है आपकी वर्कशीट। आज का आपका प्रश्न है कि भारत में कितनी प्रकार की मृदा पाई जाती है। आप बोलेंगे मैम आज मृदा तो पढ़ाया नहीं, पर मैंने मृदा क्वेश्चन में डिस्कस करते हुए आपको बताया है। तो कितनी प्रकार की मृदा पाई जाती हैं, और ये आप लोग छोटी क्लासेस में भी पढ़ के आए हैं। कितनी प्रकार की मृदा, मृदा समझते हैं ना, मिट्टी, ठीक है, मृदा पाई जाती है, सॉरी, कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सभी प्रकार की मिट्टियों का नाम आप कमेंट में लिखेंगे। लिखने से आपका रिवीजन होता है और साथ ही आप टॉप कमेंटर भी बन जाएंगे। जो बच्चा लगातार टॉप कमेंटर बनेगा तो उसके लिए कोई स्पेशल वीडियो, स्पेशल नोट्स उसको मिलेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।